मुल्की मंजरनामे पर छाई है वही 27वीं आईनी तरमीम। बड़ा अहम सवाल है कि आइन में ये तब्दीलियाँ कब किन किन हालात के पेश नज़र की जाती हैं। आज हम आपसे उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट के इजलास में मंजूरी दे दी वीडियो लिंक के ज़रिए वहीं आज़रबाईजान से, और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, उन्होंने मीडिया को भी इस पर ब्रीफ़ किया और मामला बज़ाहिर यूँ लगता था कि सबका इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज़ किया कि आपको जल्दबाजी क्या है, जब ऐवान में अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है, ऐवान बाला में भी और ऐवान ज़ेरी में भी, तो आप इतनी जल्दी ये क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मामला जो बिल है वो कमेटीज़ को भेज दिया गया है सिटी साहब, लेकिन जब ये मुसविदा सामने आया फाइनल, तो हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें तो वो सब चीज़ें थी नहीं जिन पर डिबेट का आगाज़ बिलावल के ट्वीट के बाद हुआ, जैसे NFC हो गया, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला, दोहरी शहरियत जिस पर हमने कल बात की, तालीम और आबादी की वजारतों का मामला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लेकर लोगों और बॉडीज़, सो मैनी थिंग्स। ऐसे लग रहा था सब इसमें आएंगी और आपने बताया था कि कैसे पास होंगी। ये ऐसे लग रहा है कि दो ही डोमेन्स को टारगेट कर रही हैं, आर्टिकल 243 जिस पे बिलावल ने कहा कि हम आमादा हैं, और दूसरी तरफ जुडिशरी से मुतालिक जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था। अब जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करार दिया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि यही फाइनल मुसविदा? आयशा देखो, कल हमने जो बात की थी ना, हमने कहा था 3 इश्यूज़ के ऊपर बात आगे बढ़ेगी, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हमने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा और एक फील्ड मार्शल साहब का आईनी कवर दे दिया जाएगा, आईनी कवर मिल जाएगा उनको, और भी अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए। और तीसरी हमने कहा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर अभी कन्फ्यूजन है, क्या वो पास करेंगे उसकी अमेंडमेंट या नहीं। मैंने कहा था फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी करते तो वो जो फ़ौज चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि डिफेंस के लिए पैसे और मिले उन्हें, वो और किसी तरह रास्ते से उनको मिल जाएंगे। आपने कहा कोई और फार्मूला बन जाएगा बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ये कहा हुआ है ना कि हम NFC अवार्ड को चेंज नहीं होने देंगे, तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मगर जो उसका मकसद है जो तब्दीली का, वो और रास्ते से, मैंने कहा था इधर से कान पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। उनको 50, 500 या 1000 अरब रुपया और चाहिए फ़ौज को, तो वो ले लेंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसका आपने जिक्र किया, मैंने कहा उनकी ख़ास अहमियत नहीं है कि वो हेल्थ इधर आ जाती है, एजुकेशन चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ जुडिशरी और इम्पॉर्टेंट इज़ आर्म्ड फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल। और मैंने कहा था ये है पावर इक्वेशन, इसी के ऊपर काम होगा और इसी के ऊपर कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आएंगी, और वही हुआ। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने पक्का काम कर दिया। अगर आप चाहें तो वी कैन गो ओवर ऑल दी अमेंडमेंट्स। आई एम श्योर लोगों ने सुन भी ली होंगी, पढ़ भी ली होंगी, मगर चलें, अगर टाइम तो है आज, आपका तबसरा उस पर जरूरी उसका एक बाद मैं आपको बताऊंगा लुब्बे लबाब की क्या निकलेगा। हाँ, क्या निकलेगा। तो पहली बात तो ये है कि एक ड्राफ्ट बना है जिसके ऊपर काबीना ने ओके कर दिया, वो चला गया कमेटी के पास, कमेटी के अंदर बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है। इनकी उम्मीद है कि मंडे तक सेनेट ओके कर देगी और उसके बाद फिर वो चला जाएगा नेशनल असेंबली और फिर वहाँ से ये पास हो जाएगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। सेनेट के अंदर इनको 2-3 वोट्स की ज़रूरत है, जो इनके पास नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाए तो फिर भी 2-3 वोट्स की ज़रूरत और पड़ेगी। 61 है इनके पास, जिसमें हाँ, तो वो फिर मौलाना से मिल जाएँ या ANP से मिल जाएँ या एक इधर उधर से 1-2 इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे मिल जाए, तो वह कोई है कि वो उसका कोई इशू नहीं होगा, कोई ना कोई से मिल जाएंगे। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मौलाना के लोग जो है वो मौलाना को कह रहे हैं कि हमारे पे बड़ा प्रेशर है कि हम वोट दे दें, मौलाना उनको कह रहे हैं नहीं देना, ठीक है ना, वो कहते हैं मुझे बार्गेन कर लेने दे थोड़ा सा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये सेटल हो जाएंगी। अच्छा, तो अब आइए कि कमेटी के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं। ये आखिर में मैं आपको लेटेस्ट जो खबर है जो अभी आप ही ने मुझे दी है वो मैं फिर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर एक नया ड्रामा ना हो जाए आखिरी वक्त पे। आखिर में हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि क्या है इसमें, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो बन जाएगा, ठीक है जी, और उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हट के सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा, ठीक है, ठीक। तीसरा ये है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में होगा। 3 साल का टेन्योर होगा जो चीफ जस्टिस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ठीक, और 68 ईयर्स के ऊपर ये रिटायर करेंगे, राइट। और जो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो इश्यूज़ हैं वो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा अगर कोई इशू बनता है ऐसा। और कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स इश्यूज़ जो है वो सारे यही कोर्ट सुनेगा।
ठीक। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पावर था ना 184 सेक्शन में, जी। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था फॉर सुओ मोटो, जी, वो फारग हो गया। आज खुद नोटिस फारिग। वो फारग हो गया बिकॉज वो मिसयूज हो रहा था, डिपेंड करता था चीफ जस्टिस कौन है और फिर यहाँ एक सूरत आई थी कि इंडिविजुअल जजेस भी शुरू हो गए थे कि हमारा भी हक है, हम भी करते हैं, तो वो फिर बड़ी पोलिटिसाइज हो चुका था, तो वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा किया। अब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, ठीक है, वो एक और आर्टिकल है 175A, उसको भी अमेंड कर दिया इन्होंने जी। और जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर दोनों चीफ जस्टिस होंगे और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है इन दोनों में से वो ही बनेगा चीफ जस्टिस या हेड ऑफ द जुडिशल कमीशन, और वो मेरा ख्याल है अफरीदी साहब ही होंगे बिकॉज ही इज मोर सीनियर टू अमीनुद्दीन साहब। ओके, ऐसे ही है ना जी। और अमीनुद्दीन साहब प्रॉब्ली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। फिर उसके बाद वहाँ और जजेस कहाँ से और आएंगे? दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जी, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट को फैसला करता है किसी इशू में और वो चैलेंज हो जाता है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हो सकता है चैलेंज हो, क्योंकि उसमें लोग कह सकते हैं कि एक इसमें आईनी नुक्ता है, पहलू है, हाँ। और उसकी तो वो वहाँ चैलेंज हो सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो इश्यूज हैं वो कहीं नहीं चैलेंज हो सकते। लोअर ठीक हो गया। अब आइए आप फौज के बारे में। आर्टिकल 243 था जिसके अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी एक, और उसके एक सरबराह थे, 4 स्टार जनरल होते थे, वो ख़त्म हो गई। उसकी जगह पे अब आर्मी चीफ जो है COAS है, उनको एक नया टाइटल दे दिया गया है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आजकल एक फील्ड मार्शल है वो, तो अब वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। CDF की क्या ज़रूरत है, जहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को फ़ारग कर दिया। CDF की ज़रूरत ये है कि अब जो नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन बन रही है वो है यूनिफाइड कमांड, राइट। और ये बहुत सी अब डेवलपमेंट्स हुई हैं आफ्टर द इंडिया वॉर, इसके अंदर अब यूनिफाइड कमांड की ज़रूरत है और इसके अंदर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एयर फोर्स एंड लैंड फोर्सेस एंड नेवी। तो इसलिए ये एक ओहदा और बना दिया गया जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल इसको हेड करेंगे और वहाँ यूनिफाइड कमांड बनेगा, राइट। और वो ओहदा जो भुट्टो साहब ने क्रिएट किया था वो ख़त्म 27 नवंबर से, हाँ वो फारग हो गया। अब आइए अब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं और बाकी उनको एक लाइफ टाइम के लिए ये अवार्ड है, और जो अपने जो एयर मार्शल है और जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये भी इनको भी ये भी लाइफ टाइम के होंगे, दे विल कैरी देयर यूनिफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। तो दोनों तीनों को एक ही लेवल पे ले आए हैं, एक्सेप्ट के एक, और तीनों फील्ड मार्शल लेवल पे हैं अब। तीनों के ओहदे जो है बढ़ा दिए गए, तो सबको एक किस्म का फील्ड मार्शल अपने अपने एरिया में बना दिया गया, बट इनको आर्मी वालों को इनको सबके ऊपर बैठा दिया। अब आइए छोटे मोटी चीज़ें हैं कि चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइज़र्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स जो होंगे वो बढ़ा दिए गए हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर कोई जज को ट्रांसफ़र किया जाता है, जुडिशल कमीशन ट्रांसफ़र कर देती है किसी जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फ्रॉम से दी सुप्रीम कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इधर से इधर किया, या उधर से इधर जज ले आए उधर ले, और वो ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे। पहले ये था कि पूछना पड़ता था कि आप अग्री करते हैं, जाएंगे या नहीं, कंसेंट लेनी पड़ती। अब ये है कि नहीं ऑर्डर आ गया, चलो जी स्टार्ट मार्चिंग, नहीं मानते आउट, आप रिटायर हो गए, फारग हो गए। सर्विस की वजह से आपका तयन होगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, और सर्विस की वजह से फ्रॉम द डे यू आर अपॉइंटेड, तो वहाँ से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। अच्छा, बाकी ये है कि यही मोटी बातें हैं। तो अब लुब लबाब इसका ये है आयशा कि जिस मामले पे जहाँ से रेजिस्टेंस आ रही थी वहाँ से, अब वो मतलब है कि जुडिशल कमीशन के हाथ सब कुछ आ गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आ गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसले करे, तुम्हारे मेरे दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यू होते हैं, कोई भी होता है, वो करते रहे, जब गवर्नमेंट को इस पर तकलीफ नहीं होती। और अगर कहीं छोटी मोटी तकलीफ होगी भी तो गवर्नमेंट सहारा लेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, तो वहाँ चली जाएगी और वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है और वो अपना काम कर लेंगे। पहले इंस्टेबिलिटी
आती थी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जुडिशरी को ऐसे फैसले कर देती थी जिसके साथ इंस्टेबिलिटी, सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी हो जाती थी जी। और वो पॉलिटिकल जजमेंट्स करार दी जाती थी। तो अब ये है कि जो भी पॉलिटिकल जजमेंट्स होंगी दे विल ऑल बी इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक होगी, तो वो अब नहीं होगी। ठीक पहले थी ना, जब एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जाते थे या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाते थे तो इंस्टेबिलिटी हो जाती थी। अब वो नहीं होगी, अब वो जो है वही है, अल्लाह ना खैर। ठीक। तो एक तो ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हैं वो अब फील्ड मार्शल साहब ये सब लोग जो हैं इनको नहीं निकाल सकते, और टाइटल भी वापस नहीं लिया जा सकता सिवाय पार्लियामेंट लिया जा सकता। वो रिटायरमेंट के बाद भी रहेंगे फील्ड मार्शल ताहयात। तो ये अब ये आर्टिकल 47 से क्या मुराद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकती, मगर हो भी सकती है। वो कैसे होगी? उन्होंने कहा जी जो प्रेसिडेंट खिलाफ जैसे कार्रवाई होती है ना, अगर उनको निकालना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, निकालना हो फॉर सम चार्ज और दिया था, जैसे कि मुशर्रफ साहब को निकाला था जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए थे और धमकी दी थी इम्पीचमेंट की, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है? वो ये है कि पहले तो किसी एक घर में, सेनेट में या नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय 51% ऑफ दी वोट, सादा अक्सरियत। उसके साथ एक रेजोल्यूशन होगा कि हम आयशा को निकालना चाहते हैं। ठीक है। ठीक, उसके बाद ये होगा कि वो स्पीकर साहब के पास जाएगा। स्पीकर साहब कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो आ गया पहला कदम। अगला कदम ये है कि दोनों घरों को बुलाना पड़ेगा और उन दोनों घरों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी आपको। ओके। फिर जाके आप इम्पीच होंगे। अच्छा। वो जो चार्ज लगेगा ना, पहले तो पहला स्टेप कदम ये है कि पहले मेजॉरिटी मिलती भी है रेजोल्यूशन के लिए कि नहीं, तो उस स्टेज पे ही रोका जा सकता है। या नहीं मिलती, अगर मिल जाती है तो फिर दोनों घरों को इकट्ठा करके 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ नॉट ईजी। ठीक, क्योंकि के पास बहुत से पार्स होते हैं कि ये 2/3 मेजॉरिटी जो है इधर उधर हो जाए जी। तो ये पक्का हो गया काम। अच्छा, अब जैसे प्रेसिडेंट साहब का पक्का है, ये भी पक्का हो गया। सो आई थिंक ये तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और दूसरा ये जो मैंने पहले कहा कि पावर हैज़ स्वंग अवे फ्रॉम द जुडिशरी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी, टू द एग्जीक्यूटिव। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हुई हैं। एक तरफ पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को पावर चली गई हैं, दूसरे उनसे छीन के कहीं और चली गई हैं, ऊपर कहीं चली गई। अच्छा, इसमें अभी बहस होनी है और अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो तो कह रहे थे कि इंडिविजुअली सबको बात करने दें सेनेट के अंदर ताकि डिबेट वसी हो सके। आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि ओपन डिबेट हो और सबको पता चले? ये कमेटी के अंदर कुछ बातें हो रही हैं, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अगर बता ही दें आप। बता दूं? कमेटी के अंदर पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी अगर तो फील्ड मार्शल्स को इम्यूनिटी मिल रही है, ससना मिल रही है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को भी मिलनी चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। उनके खिलाफ केसेस नहीं हो सकते तो फिर प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ भी केसेस नहीं हो सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वाइल ही इज इन ऑफिस कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। तो अगर कोई केस वेस बनाना है, आपने बना के रखे, जब वो रिटायर होंगे तो चला दीजिएगा। यही हुआ ना जरदारी साहब के साथ हुआ। हाँ। तो अब ये जरदारी साहब की पार्टी कह रही है कि यार फिर हमारे लाइफ हमें भी कर वो भी हमें भी दे दें, इसी चक्कर में हम भी निकल जाएं कि जो कुछ करना है ऐसे कर लिए। अच्छा। तो फिर देखी जाएगी, भाई कोई नहीं हाथ लाएगा। हाँ। तो जब उन्होंने ये बात कही है तो उधर से प्राइम मिनिस्टर वाले लोग भी शुरू हो गए। हाँ। और कहे जी फिर साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने भी माफ़ कर दियो, जो भी मर्जी कर लो तो अगे उन्होंने भी कोई ना हाथ लाए। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या होता है, क्या ये एक दूसरे के साथ, जैसे कहते हैं ना स्क्रैच माई बैक, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो एक दूसरे को रोज ठापा लगा रहे हैं। तो आपको पता हमारी तारीख में ना प्रेसिडेंट ने छोड़ देने ना प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ देने, जब एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है तो वो एक के पीछे पड़ जाती है, फिर उसमें चेंजेस भी आ जाते हैं। हाँ, और बात दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो भी पड़ जाती है, चेंजेस कर लेते हैं। तो ये तो हुआ ना कि खान साहब ने भी तो यही किया था ना कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब, सबके खिलाफ शुरू हो गए थे वो। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या जी मेरा ख्याल है अभी किसी ने सोचा होगा तो मैं कह ही देता हूँ, कल को अगर कोई डील होती है इमरान खान के साथ, अच्छा, तो फिक्र की बात ही कोई नहीं। इमरान खान ना फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकेगा,
ना ये सब लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। ओह माय गॉड, ये तो आपने खैर का पहलू निकाल लिया। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है। पहले तो ये डर था ना, खान ने आके चुक देना सारा, पट्टे चुक देने ने, सब नहीं छोड़ना, उन्हें भी फड़ के ले जाना, उन्हें भी करना है, भी करना, वो भी करना। तो अब तो इसके बाद तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक, उनको तो अब कोई नहीं हाथ लगा सकेगा, फील्ड मार्शल साहब को। और खान साहब आ भी जाते हैं इन न्यू इलेक्शन, ठीक है ना, तो ही कांट डू एनीथिंग। 2/3 लेके आ जाते हैं फिर भी 2/3 तो फिर यार ये सारा कुछ करना पड़ेगा ना, तो आपका ख्याल है 2/3 लेने देंगे? चढ़ो ना यार, क्या बातें करती हो तुम। रास्ता मैं निकाल रहा हूँ और तुम फिर उस पर पानी फेंक रही है। 2/3 ये वो, इस तरह ख्याल है चुप करके बैठे रहेंगे 2/3 और 1/3 ले आ जाए तो बड़ी बड़ी गनीमत है। तो 2/3 देखने में क्या हर्ज है? नहीं, आप एम ही लगे हुए पीटीआई को होप्स देने में। आपने सबसे पहले मैंने तो ये कहा कि अब मौका, अब डील हो सकती है, क्योंकि वो था ना पहले कि वो कैसे जेल में डाल देंगे, रिस्क कैसे लें, वो ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं छोड़ेगा किसी को। तो अब तो ये है कि वो सारे अपने आप को इम्यूनिटी दे रहे हैं, इस्तिस्ना दे रहे हैं। तो अगर ऐसे ही है तो फिर खान साहब आके बैठे और शेयर करें पावर विद द ऑपोजिशन एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट, और फिर ठीक है, अल्लाह खैर सला, नो प्रॉब्लम। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप लोग उधर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये रास्ता शायद आगे पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए खुल जाए, अगर वो थोड़े से सुधर जाएं तो समझ जाना। हाँ, जब उन्हें जहाँ नजर आएगा कि इनको तो सारे, अब तो अगर ये हो जाता है तो खान साहब क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। खान साहब विल हैव टू एग्री टू ऑल फिर दिस। तो वो आइन का सहारा ले सकते हैं ना, कि तो आइन का सहारा लेके चुप कर जाएंगे, चुप कर जाएंगे। हाँ, उन्हें कोई डील नहीं करनी पड़ेगी ना, वो तो ऑलरेडी सेटल हो गया मामला। एग्जैक्टली। पहले तो ये डर था ना, अब वो डर वर खत्म हो जाएगा। आइनी तहफ्फुज़ हासिल हो गया, कवर हासिल हो गया। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगी, अगर ये जो तय की बात, आप पते की बात बता रहे हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें शोर शोर ना डालें। ओके, ये रास्ता है आगे के लिए। अच्छा, आप छोड़े इस बात को। अब ये तो हो गया जी, ये मीठा, आपने मुंह मीठा करा दिया ना, देखा। अच्छा, इसमें अवाम के लिए क्या है? अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके व्यूअर्स जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई अमेंडमेंट साडे हक विच भी होएगी, अदालतें इंसाफ देंगी। वो सुना हुआ ना मुहावरा आपने कि 9 मन तेल होगा, राधा भी नाचेगी। नहीं, राधा नहीं नाचेगी। 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी, ये मुहावरा नहीं, ये नहीं। हाँ, लेकिन आपने उसे उल्टा किया। हाँ, उल्टा मांग। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आगे ये होगा, ये पॉजिटिव चीज होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, मैंने उसको थोड़ा तब्दील कर दिया ना। ओके, मुहावरा क्या है? 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। मैं कह रहा हूँ 9 मन तेल भी होएगा तो राधा भी नाचेगी। नाच रही है। हाँ, और नाच रही है और नाचेगी। लेकिन अवाम को 9 मन तेल में से भी कुछ नहीं मिलना। अवाम को कुछ नहीं मिल रहा इस सारी तब्दीली से। बाकी तो वही तबका है, वही लोग हैं, वही क्लास स्ट्रगल है, वही सारा कुछ है। तो ये सारी शोर शराबे में लोग अपनी जो रूलिंग क्लास है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। और मैंने आपको बता दिया कि वो जो खान साहब का डर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इससे पहले जब ये ओहदा मुतारिफ कराया गया फील्ड मार्शल का, तो सेठी साहब ने तब भी दूर तक देख लिया था कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो भी एक शो अगर आप देखें सेठी साहब का तो आपको अंदाज़ा होएगा। तो आज जो ये सारी बहस चल रही है, तो असल में दरपर्दा क्या है, इंटेंशन क्या है और तय में क्या है, ये बहुत इंटरेस्ट इस पर बात की गई। लेकिन आइन में ये अमेंडमेंट्स जो आज की जा रही हैं ये नई नहीं हैं।